नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोहन साहब। दोस्तों, हम फौजी लोग देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे न रहने पर हमारे परिवार का आखिर क्या होगा? क्या उन्हें वो सारे हक, वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? अक्सर ये देखा गया है कि कागजों में कमी या जानकारी के अभाव में वेटरन्स की मृत्यु के बाद उनकी वीर नारी को पेंशन शुरू करवाने के लिए बहुत से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको फैमिली पेंशन के एक एक नियम को इतनी बारीकी से समझाऊंगा कि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी, स्पेशल और लिबरलाइज्ड पेंशन के बारे में और उन गलतियों के बारे में जो अक्सर हम जाने या अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं फैमिली पेंशन के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फैमिली पेंशन एक तरह की नहीं होती। इसको मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जिसे OFP कहते हैं। यह तब मिलती है जब किसी वेटरन की मृत्यु सेवा से बाहर यानी किसी नेचुरल डेथ से होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक सूबेदार रिटायरमेंट के बाद घर पर हैं और बीमारी या ओल्ड एज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। और ये कितनी मिलती है? तो ये लास्ट पे ड्रॉन का 30% लगभग होती है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, मृत्यु के बाद पहले 7 साल या वेटरन की 67 ईयर उम्र तक जो भी पहले होती है, ये 50% एनहांस रेट पर मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट है स्पेशल फैमिली पेंशन, जिसे SFP कहते हैं। तो ये तब दी जाती है जब मौत का कारण मिलिट्री सर्विस से जुड़ा हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ड्यूटी के दौरान किसी एक्सीडेंट या फिर सर्विस की वजह से हुई कोई गंभीर बीमारी, उसके कारण अगर मौत हो जाती है तो ये पेंशन उनको मिलती है। कितनी मिलेगी? तो ये लास्ट पे का लगभग 60% अप्रोक्स होता है। नेक्स्ट है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। दोस्तों, यह शहीदों के परिवारों को मिलती है, यानी वार कैजुअलिटी के केस में। कितनी मिलेगी? तो ये परिवार को वेटरन की लास्ट पे का 100% मिलता है। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे पात्रता, एलिजिबिलिटी की, और ये पेंशन किसे मिलती है और कब तक मिलती है। दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे बाद आखिर हकदार कौन होगा? पत्नी। दोस्तों, सबसे पहला हक किसको मिलेगा? पत्नी को। अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तब भी कुछ शर्तें, जैसे बच्चों की देखभाल पर यह पेंशन जारी रह सकती है। नेक्स्ट है बच्चे। यदि पत्नी नहीं है तो बच्चों को 25 साल की उम्र तक या उनकी शादी होने तक जो भी पहले हो, ये पेंशन मिलती रहती है। उसके अलावा दिव्यांग बच्चे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपका कोई बच्चा 25% से ज़्यादा विकलांग है तो वह अपनी आजीविका अगर नहीं कमा सकता तो उसे ये पेंशन लाइफ टाइम तक मिलती है। दोस्तों, एक सलाह है, इसके लिए मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट और PPO में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि उनका नाम दर्ज करवाना है। दोस्तों, नेक्स्ट है अविवाहित या तलाकशुदा बेटी। इन्हें भी जीवन भर पेंशन मिल सकती है, बशर्ते उनकी आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, अब बात करते हैं उन हथियारों की जो आपके पास पहले से ही ऑलवेज रेडी होने चाहिए, यानी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स। उनकी एक फाइल निकालिए और ये चीज़ें चेक कीजिए। सबसे पहले PPO में नाम। दोस्तों, अपने PPO को देखिए, क्या उसमें आपकी पत्नी का नाम नेक्स्ट ऑफ किन या फैमिली पेंशनर के रूप में दर्ज है? अगर नहीं तो तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस को एंडोर्समेंट के लिए लिखना है। दोस्तों, नेक्स्ट है बैंक खाता। यह सबसे बड़ी गलती है। हमेशा अपनी पत्नी के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट रखें और मोड ऑफ ऑपरेशन एदर और सर्वाइवर रखना है। और ये क्यों रखना है? क्योंकि अगर अकाउंट सिर्फ आपके नाम पर है तो आपकी मृत्यु के बाद बैंक उस खाते को फ्रीज कर देगा
और आपकी पत्नी को पैसे निकालने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा, और जिसमें बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाता है। दोस्तों स्पर्श पोर्टल की बात करते हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल है और ये सब आप लोग जानते ही हैं। सुनिश्चित करें कि स्पर्श पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर, आधार और पैन कार्ड ये ऑलवेज अपडेट होने चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद आखिर करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप पूरा सुन लीजिए। ये हिस्सा आप अपने परिवार को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि वेटरन की मृत्यु के बाद उन्हें ये कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट। सबसे पहले नगर निगम या पंचायत से 10 से 15 ओरिजिनल कॉपियां आपने बनवानी होती हैं। उसके बाद बैंक को सूचना, बैंक को डेथ सर्टिफिकेट दें और पेंशन रोकने व फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए रिटन में एप्लीकेशन देनी होती है। जिला सैनिक बोर्ड में क्या करना है, वहां जाकर वेटरन का आईडी कार्ड सरेंडर करना है और पत्नी का विडो आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है। दोस्तों ECHS और CSD कार्ड को अपडेट करवाएं ताकि इलाज और कैंटीन की सुविधा ऑलवेज बनी रहे। दोस्तों हम फौजी सर्वाइवल की ट्रेनिंग तो लेते हैं, लेकिन फैमिली सर्वाइवल की प्लानिंग को अक्सर भूल जाते हैं। आज ही अपने सारे कागजात एक फाइल में रखें और अपनी धर्मपत्नी को उस फाइल के बारे में पूरी जानकारी दें। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कर लें। अगर आपको ECHS, CSD या फिर 8th पे कमीशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर किसी फौजी परिवार की मुश्किल आसान कर सकता है, इसलिए इसे हर फौजी ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं जल्द मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।